गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज़ द एनिमी का लेसन असफलता। खंड 3 असफलता। कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ और बाधाएं किसी भी यात्रा के अपरिहार्य हिस्से हैं। हमें अपनी जीवन यात्रा में अनेक बार उतार चढ़ाव का अनुभव करना पड़ता है। शायद हम विफल हो गए हैं, शायद हमारा लक्ष्य अनुमान से अधिक कठिन हो गया है। कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकता है और सभी को पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती है। हम सभी को अपने रास्ते में असफलताओं और चुनौतियों से निपटना पड़ता है। हमारा ईगो न केवल हमें इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार नहीं होने देता है, बल्कि यह अक्सर उनके घटित होने में योगदान भी देता है। असफलता से उबरने और फिर से आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी मानसिकता को पुनर्विन्यासित करने तथा और अधिक आत्म जागरूक बनने की आवश्यकता है। हमें अपने आप से या दूसरों से दया की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने और अपने संयम और धैर्य को बनाए रखने की आवश्यकता है। आप चाहे जितनी भी असफलताओं और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन आपका ईगो ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। चूंकि लोग हमारे दुख की तुलना में हमारी खुशी के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं, इसलिए हम अपने धन और संपन्नता का दिखावा करते हैं और अपने संघर्षों और दुखों को छिपाते हैं। जनता के सामने हमारे दुख, दर्द और विपत्तियों को उजागर करने के लिए बाध्य होने और उस शर्मिंदगी को महसूस करने से ज़्यादा अपमानजनक कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि भले ही हमारी स्थिति सभी को दिखाई दे रही हो, किंतु कोई भी मरणशील जीव हमारे दुख की सीमा को नहीं समझ सकता है। एडम स्मिथ। हमारे जीवन के पहले भाग में कैथरीन ग्रैहम ने लगभग सब कुछ बहुत अच्छा घटित होते देखा था। उनके पिता यूजिन मेयर एक अत्यंत प्रतिभाशाली वित्त विशेषज्ञ थे, जिन्होंने शेयर बाजार में कारोबार करते हुए अपनी विपुल संपदा का निर्माण किया। उनकी मां खूबसूरत होने के साथ साथ एक अत्यधिक प्रभावशाली सामाजिक महिला थी। एक बच्ची के रूप में कैथरीन के पास सब कुछ सबसे अच्छा था। पढ़ने के लिए सबसे अच्छे स्कूल, सबसे अच्छे शिक्षक, रहने के लिए महल जैसा बड़ा घर और सेवा करने के लिए नौकर चाकर। जब 1933 में उनके पिता ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार खरीदा था, तब वह एक संघर्षपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण अखबार था। उनके पिता ने तभी से उस अखबार का कायापलट करना शुरू कर दिया था। अपने पिता की कैथरीन ही एकमात्र ऐसे संतान थे जिसने उस अखबार में अपनी गंभीर रुचि दिखाई थी। उनके बड़े होने पर वह अखबार उन्हें विरासत में मिल गया और उसका प्रबंधन उनके प्रति फिलिप ग्रैहम को सौंप दिया गया, जो उन्हीं के समान प्रभावशाली थे। वह एक और हॉवर्ड ह्यूज नहीं थी जिसने अपने परिवार की संपदा को बर्बाद कर दिया था। वह एक ऐसी अमीर लड़की भी नहीं थी जिसने जीवन में आसान रास्ता अपना लिया हो, जबकि उनके पास ऐसा करने का विकल्प मौजूद था। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि कैथरीन का जीवन एक आरामदायक जीवन था। उनके अपने शब्दों में वह अपने पति की पतंग की पूंछ बनकर संतुष्ट थी। फिर जिंदगी ने करवट ली। फिलिप ग्राहम का व्यवहार तेजी से अनिश्चित होता चला गया। उसने जमकर शराब पीनी शुरू कर दी। उसने लापरवाह व्यावसायिक निर्णय लिए और वे चीजें खरीदी जिनका खर्च वहन करना उनके सामर्थ्य से परे था। वह विवाहेतर संबंध बनाने लगा। वह सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी को अपमानित करने लगा, लगभग उन सभी लोगों के सामने जिन्हें वे जानते थे। अमीर लोगों की जानी पहचानी समस्या है ना। यह पता चला है कि उसे एक गंभीर मेंटल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा था, और जब कैथरीन उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसकी देखभाल करने का प्रयास कर रही थी, उसी अवधि के दौरान उसने शिकार करने वाली एक राइफल से अपने आप को गोली मार ली, जबकि उसके बगल वाले कमरे में कैथरीन झपकी ले रही थी। 1963 में 40 साल की उम्र में कैथरीन ग्रैहम, 3 बच्चों की मां जिनके पास कोई कार्य अनुभव नहीं था, ने खुद को वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी के प्रभारी के स्थान पर पाया, जो हजारों कर्मचारियों वाला एक विशाल कॉरपोरेशन था। वह इसके लिए तैयार नहीं थी। वह एक डरपोक और भोली भाली महिला थी। हालांकि दुखद होने के बावजूद ये घटना सच में एक विनाशकारी विफलता नहीं थी। कैथरीन अभी भी अमीर थी, अभी भी वह श्वेत समुदाय की महिला थी, अभी भी उसके पास कुछ विशेषाधिकार थे। फिर भी यह वह नहीं था जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने अपने जीवन के लिए योजना बनाई थी। यही तो बात है। असफलता और प्रतिकूलता हम में से प्रत्येक के लिए सापेक्ष और अनोखी होती है। लगभग बिना अपवाद के जीवन सबके साथ यही करता है। यह हमारी योजनाओं को लेता है और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके धराशायी कर देता है। कभी कभी एक बार, कभी कभी बार बार,
दूसरे शब्दों में जीवन अक्सर अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है और हमारी योजनाओं को धराशायी कर सकता है, और हर कोई अलग तरीके की असफलता और प्रतिकूलता का अनुभव कर सकता है, और यह हम पर निर्भर है कि इन अनुभवों में से हम किस प्रकार सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वित्तीय दार्शनिक और अर्थशास्त्री जॉर्ज गुडमैन ने एक बार गौर किया था, ऐसा लगता है जैसे हम सब एक अद्भुत आनंद लोक में हैं जहां हर गिलास शैंपेन से भरा है और गर्मियों की मंद मंद बहती सुहावनी हवा में कोमल व सुखद हंसी तैर रही है। चारों ओर खुशहाली के तराने गूंज रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी समय काले घुड़सवार छत के दरवाजों से आएंगे और प्रतिशोध लेते हुए और बचे हुए लोगों को तितर बितर करते हुए संपूर्ण परिदृश्य पर कब्जा जमा लेंगे। जो लोग समझदारी पूर्ण फैसला लेकर जल्दी चले जाते हैं वे बच जाते हैं, लेकिन ये सुनहरा परिदृश्य इतना मोहक व शानदार है कि कोई भी समय रहते इसे छोड़ना नहीं चाहता है। हर कोई एक दूसरे से पूछता रहता है क्या समय हुआ है, लेकिन किसी के हाथ में घड़ी नहीं है। दूसरे शब्दों में आनंद लोक या सुनहरा परिदृश्य आर्थिक विकास और समृद्धि की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हर कोई अच्छे समय का आनंद ले रहा है। समृद्धि की यह अवधि अस्थायी है और किसी न किसी बिंदु पर एक संकट उत्पन्न होगा जो काले घुड़सवारों द्वारा दर्शाया गया है। उनका प्रतिशोध स्टॉक मार्केट क्रैश या आर्थिक मंदी का प्रतिनिधित्व करता है, और लोग जानते हैं कि अच्छा समय हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, इसलिए वे पूछते रहते हैं कि समय क्या हुआ है, यह पता लगाने की कोशिश में कि संकट कब आएगा। हालांकि चूंकि किसी के हाथ में घड़ी नहीं है, इसीलिए सटीक भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है कि संकट कब आएगा। वह आर्थिक संकटों के बारे में बात कर रहे थे, हालांकि वह इस बारे में भी बात कर रहे थे कि हम सभी को इस तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन काल में, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अक्सर कई बार। जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और हम शायद किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, अंततः हम अपनी मेहनत के फलों का आनंद लेने लगते हैं। किंतु जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर भाग्य हमारे आनंद में खलल डाल सकता है। यदि सफलता अहंकार की अति का नशा है, तो असफलता अहंकार का विनाश करने वाले आघात की तरह हो सकती है। फिसलन गिरने में बदल सकती है और छोटी छोटी परेशानियां बड़ी उलझनों में बदल सकती है। यदि सफलता अहंकार की अति की ओर ले जा सकती है, तो विफलता उसी अहंकार को कुचलने वाला एक झटका साबित हो सकती है। हमारे पास इन समस्याओं के कई नाम हैं। तबाही, अन्याय, आपदा, परीक्षा, त्रासदी, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षा की एक घड़ी होती है। ये विपत्तियां और चुनौतियां जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम में से अधिकांश लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं, और जीवन में जब मुश्किलों का दौर आता है तो हम में से कई लोग धराशायी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को प्रकृति द्वारा इस तरह बनाया गया है कि वे किसी भी विपत्ति को आसानी से पार कर जाते हैं। किसी भी मामले में यह एक परीक्षा की घड़ी होती है जिससे निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। यह भाग्य हमारे लिए भी उसी तरह लिखा हुआ है जैसा कि 5000 साल पहले गिलगमेश महागाथा के युवा राजा के लिए लिखा गया था। वह एक ऐसी लड़ाई का सामना करेगा जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता है। वह ऐसी सड़क पर यात्रा करेगा जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता है। कैथरीन ग्राम के भाग्य में भी यही बंधा था। उस अखबार को संभालने के बाद से ही उनके जीवन के सबसे मुश्किल दौर की शुरुआत हो गई। कैथरीन के जीवन की कठिन और चुनौतीपूर्ण घटनाओं की वह श्रृंखला लगभग 20 वर्षों तक चली। जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में टिप्पणी करते हुए थॉमस पेन ने एक बार लिखा था कि कुछ दिमागों में एक प्राकृतिक दृढ़ता होती है जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए उद्घाटित नहीं हो पाती है, लेकिन जब यह उद्घाटित हो जाती है तो यह अदम्य साहस और दृढ़ता के एक खजाने के रूप में सामने आती है। ऐसा लगता है कि कैथरीन ग्राम के पास भी उसी तरह के साहस और दृढ़ता का एक खजाना था। जैसे ही उन्होंने अखबार का नेतृत्व करने के लिए उस कॉरपोरेशन का सर्वोच्च पद ग्रहण किया, तो कैथरीन ग्राम ने देखा कि अखबार का रूढ़िवादी बोर्ड एक निरंतर बाधा बन रहा था। वे यथास्थितिवाद का अनुसरण कर रहे थे और जोखिम उठाने से कतरा रहे थे। उनकी यह सोच कंपनी की प्रगति में रोड़ा अटका रही थी। सफल होने के लिए कैथरीन को अपना खुद का कंपास विकसित करना था और हमेशा की तरह उन्हें दूसरों के सामने झुकने से इनकार करना था। दूसरे शब्दों में उन्होंने महसूस किया कि सफल होने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा करना होगा। अंततः वह यह स्पष्ट रूप से समझ चुकी थी कि उन्हें एक नए कार्यकारी
अंततः वह यह स्पष्ट रूप से समझ चुकी थी कि उन्हें एक नए कार्यकारी संपादक की आवश्यकता थी। बोर्ड की सलाह के खिलाफ जाकर उन्होंने पुराने कार्यकारी संपादक को एक नए व अज्ञात व्यक्ति के साथ बदलने का फैसला किया। चुनौतियां यही खत्म नहीं हुई। वॉशिंगटन पोस्ट को चुराए गए सरकारी दस्तावेजों का एक संग्रह प्राप्त हुआ। न्यायालय द्वारा उनके प्रकाशन को प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद संपादकों ने ग्राहम से पूछा कि क्या वे इसे प्रकाशित कर सकते हैं। कैथरीन ने अपने वकीलों और बोर्ड सदस्यों के साथ परामर्श किया। उन सभी की सलाह के खिलाफ जाकर अंततः उन्होंने दस्तावेजों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया। एक ऐसा निर्णय जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। उनका यह निर्णय उनकी कंपनी के आईपीओ को डुबो सकता था या कंपनी को वर्षों तक मुकदमों के जाल में फंसा सकता था। इसके तुरंत बाद डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के मुख्यालय की एक सेंधमारी के संबंध में अखबार द्वारा की जा रही जांच पड़ताल ने एक गुमनाम स्रोत पर भरोसा करते हुए कंपनी को व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन के शक्तिशाली अभिजात वर्ग के साथ स्थायी रूप से मुश्किल में डाल देने का खतरा पैदा कर दिया था। एक बिंदु पर राष्ट्रपति निक्सन के वफादार और संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जॉन मिशेल ने धमकी दी कि कैथरीन ग्राहम अपनी सारी सीमाओं को पार कर चुकी है और इसके परिणाम स्वरूप उसे गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ेगा। उनके एक अन्य सहयोगी ने भी शेखी बघाड़ते हुए कहा कि व्हाइट हाउस अब इस बारे में विचार कर रहा है कि उस अखबार को कैसे खत्म किया जाए। अपने आप को कैथरीन के स्थान पर रखकर विचार करें। संसार का सबसे शक्तिशाली कार्यालय स्पष्ट रूप से इस बारे में रणनीति बना रहा है। हम वॉशिंगटन पोस्ट को अधिक से अधिक नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट 1970 के दशक के मध्य में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा था। इसके शेयर की कीमत भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। शेयर बाजार के हालात भी काफ़ी खराब चल रहे थे। उसी दौरान एक निवेशक ने आक्रामक रूप से कंपनी के शेयरों को खरीदना शुरू कर दिया। बोर्ड के सदस्य काफ़ी घबरा गए थे जिन्होंने शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के बारे में चिंता जताई। स्थिति को संभालने के लिए उस निवेशक से बातचीत करने के लिए कैथरीन को भेजा गया। अगले वर्ष अखबार प्रिंटिंग यूनियन ने शातिराना चाल चलते हुए एक दीर्घकालीन हड़ताल शुरू कर दी। एक समय पर यूनियन के शब्दों ने एक शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया था जिस पर लिखा था फिल शॉट द रॉन्ग ग्राहम। यूनियन की इस तरह की पैंतरेबाजी के बावजूद अथवा शायद इनके कारण कैथरीन ने हड़ताल करने वाले लोगों से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने भी पलटवार करते हुए संघर्ष तेज कर दिया। एक दिन तड़के 4 बजे एक परेशान कर देने वाली फोन कॉल आई। यूनियन के लोगों ने कंपनी की मशीनरी की तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। एक निर्दोष कर्मचारी की पिटाई कर दी और फिर एक प्रिंटिंग प्रेस में आग लगा दी। आमतौर पर प्रिंटिंग हड़ताल के दौरान प्रतियोगी साथी अखबार की छपाई में एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन कैथरीन के प्रतियोगियों ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण कंपनी को विज्ञापन राजस्व में प्रतिदिन $3 लाख का घाटा उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट के महत्वपूर्ण निवेशकों ने कंपनी के अपने शेयरों को बेचना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर इसकी संभावनाओं पर उनका विश्वास कम हो गया था। जिस एक्टिविस्ट निवेशक से कैथरीन ग्राहम पहले मिली थी, उससे प्रेरित होकर उन्होंने संभावित सबसे अच्छे विकल्प का अनुसरण करते हुए खुले बाजार से अपने स्वयं के शेयरों को वापस खरीदने के लिए कंपनी के पैसे के एक बड़े हिस्से को खर्च करने का निर्णय लिया। एक खतरनाक निर्णय जिसे ऐसे अफरा तफरी वाले समय में लगभग कोई नहीं लेना चाहेगा। ये उन समस्याओं की सूची है जिनका ग्राहम ने सामना किया था। वे इतनी मुश्किल थी कि उनके बारे में पढ़ना ही थकाऊ लगता है। प्रत्यक्ष रूप से उनका अनुभव करना तो दूर की बात है। हालांकि कैथरीन के अडिग धैर्य और दृढ़ संकल्प ने अंततः किसी के अनुमान से कहीं अधिक बेहतरीन परिणाम दिए। कैथरीन ग्राहम द्वारा प्रकाशित वे लीक दस्तावेज पेंटागन पेपर्स के रूप में जाने गए और पत्रकारिता के इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और चर्चित कहानियों में से एक बन गए। पेपर की वाटरगेट रिपोर्टिंग, जिसने निक्सन व्हाइट हाउस को इतना ज़्यादा नाराज कर दिया था, उसने अमेरिका के राजनीतिक इतिहास को बदल दिया और उस समय के पूरे प्रशासन को खत्म कर दिया। इस रिपोर्टिंग की बदौलत ही उस अखबार ने पुलित्जर पुरस्कार भी जीता। जिस निवेशक से बोर्ड के सदस्य आशंकित थे, वह युवा वॉरेन बफेट निकला।
जो बाद में कैथरीन का व्यावसायिक मेंटर और कंपनी का समर्थन करने वाला प्रशंसक और वित्त पोषक बन गया। कैथरीन के परिवार की कंपनी में किए गए उसके छोटे से निवेश का मूल्य एक दिन करोड़ों में पहुंच गया। वह यूनियन के साथ बातचीत में सफल रही और अंततः हड़ताल समाप्त हो गई। वॉशिंगटन में उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी जिसने कैथरीन की सहायता करने से इनकार कर दिया था, स्टार अचानक धराशायी हो गया और वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। कैथरीन के उस स्टॉक बायबैक के निर्णय ने न केवल सामान्य व्यावसायिक समझ के विपरीत बल्कि बाजार के अनुमान के विपरीत उस कंपनी को अरबों डॉलर की कंपनी बना दिया। यह पता चला है कि जो लंबा कठिन परिश्रम उन्होंने किया, जो गलतियां उन्होंने की, बार बार जो असफलताएं उन्हें मिली, संकट और हमले जिनका उन्होंने सामना किया, वे सभी कहीं न कहीं उन्हें आगे बढ़ा रहे थे। यदि आपने 1971 में वॉशिंगटन पोस्ट के IPO में $1 का निवेश किया होता तो कैथरीन ग्रैम के 1993 में पद छोड़ने के समय तक इसकी कीमत $90 हो गई होती। उसके समाचार उद्योग की कंपनियों के शेयरों में निवेश करने पर $14 और S&P 500 में निवेश करने पर $5 की तुलना में बहुत अधिक। इतने संकटों और विपत्तियों से जूझकर उन्होंने जिस तरह की महान सफलता अर्जित की, इस असाधारण सफलता ने उन्हें न केवल अपने समय की सबसे सफल महिला CEO और फॉर्च्यून 500 कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला CEO बना दिया, बल्कि इसी सफलता की बदौलत उनकी गिनती इतिहास के सबसे महान कार्यकारी अधिकारियों में से एक के रूप में की जाती है। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति के लिए उसके कार्यकाल का पहला 1.5 दशक ऐसा था जिसे आप आग का बपतिस्मा कहेंगे। ग्राहम ने कठिनाई के बाद कठिनाई का सामना किया, ऐसी कठिनाइयां जिनसे निपटने के लिए न तो वह तैयार थी और न ही उसके पास उन संकटों से निपटने के लिए हथियार थे। उन संकटपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए शायद कोई भी ऐसा महसूस कर सकता है कि उसे उस बकवास चीज़ को बेच देना चाहिए और अपनी अपार धन संपदा का आनंद लेते हुए ऐशो आराम की जिंदगी जीनी चाहिए। वह कैथरीन नहीं थी जिसके कारण उसके पति ने आत्महत्या की, लेकिन उसकी आत्महत्या के कारण जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए वह एकदम अकेली पड़ गई थी। वाटरगेट और पेंटागन पेपर्स जैसे कांडों के घटित होने के लिए कैथरीन जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन ये घटनाएं आग का दरिया बनकर उनके जीवन में आ गई, जिनको पार करके आगे बढ़ना उनकी मजबूरी बन गई। 1980 के दशक के दौरान जबकि कई अन्य कंपनियां सक्रिय रूप से अधिग्रहण कर रही थी और अन्य व्यवसायों के साथ विलय कर रही थी, उन्होंने इस प्रवृत्ति का पालन नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने अपने स्वयं के और अपनी कंपनी के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और इस प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का निवेश किया। भले ही वॉल स्ट्रीट द्वारा उन्हें और उनकी कंपनी को कमजोर व्यक्ति व कमजोर संस्था के रूप में आंका गया था, उनके पास सैकड़ों मौके थे जब वह आसान रास्ते का चुनाव कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं चुना। किसी भी समय असफलता या झटके लगने की संभावना होती है। बिल वॉल्श कहते हैं, लगभग हमेशा आपकी जीत का रास्ता विफलता नामक जगह से होकर गुजरता है। फिर से सफलता का स्वाद चखने के लिए हमें यह समझना होगा कि कठिनाई के उन क्षणों का कारण क्या था, क्या गलत हुआ और वह क्यों गलत हुआ। हमें इस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए इससे निपटने का तरीका खोजना ही होगा। हमें इस स्थिति को स्वीकार करना होगा और इसके माध्यम से आगे बढ़ना होगा। इनमें से ज़्यादातर स्थितियों में कैथरीन ग्रैम अकेली थी। वह अंधेरे में आंख बंद करके अपना रास्ता महसूस कर रही थी, एक ऐसी कठिन स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनका जीवन इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे आप सब कुछ सही कर सकते हैं और फिर भी खुद को गहरे दलदल में धंसा हुआ पा सकते हैं। हमें लगता है कि असफलता केवल अहंकारोन्मादी लोगों को मिलती है जो अपने कर्मों द्वारा इसको निमंत्रण देते हैं। निक्सन विफल होने के योग्य थे और कैथरीन ग्रैम। वास्तविकता यह है कि हाँ, अक्सर लोग खुद ऐसे कार्य करते हैं जिनके कारण उनको समस्याओं में फंसना पड़ता है, लेकिन अच्छे व समझदार लोग भी असफल होते हैं या अन्य लोग उन्हें विफल कर देते हैं। अक्सर हर समय जो लोग पहले से ही बहुत कुछ झेल चुके हैं वे खुद को और अधिक समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं। जीवन न्यायसंगत नहीं है। हमारा ईगो या अहंकार
हमारा ईगो या अहंकार इस धारणा को प्यार करता है कि कुछ कार्य न्याय संगत है और कुछ नहीं। जब हम पूरी तरह से तटस्थ और निरपेक्ष घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और आहत महसूस करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक इसे भावनात्मक चोट के रूप में संदर्भित करते हैं। हम ऐसा तब करते हैं जब हम स्वयं भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं और हमारे जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। चाहे आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह आपकी गलती के कारण उत्पन्न हुए हालात हो या आपकी कोई समस्या हो, यह कतई महत्वपूर्ण नहीं है। जो बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि इससे आपको अभी निपटना है। यह कैथरीन ग्राम का ईगो नहीं था जिसके कारण उन्हें असफलताएं मिली, लेकिन यदि उनके पास ईगो होता तो वह यह निश्चित रूप से उन्हें फिर से सफल होने से रोक देता। आप कह सकते हैं कि असफलता हमेशा बिन बुलाए आती है, लेकिन हम में से बहुत से लोग अपने अहंकार या ईगो के कारण इसे टिके रहने देते हैं। इस सब से निपटने के लिए ग्राहम को क्या चाहिए था? उन्हें अकड़ दिखाने या शेखी बघारने की जरूरत नहीं थी। उन्हें मजबूत और ताकतवर बनने की जरूरत थी। उन्हें आत्मविश्वास की जरूरत थी और सहन करने और टिके रहने की इच्छा शक्ति की जरूरत थी। सही और गलत को परखने की योग्यता की आवश्यकता थी। एक उद्देश्य की आवश्यकता थी। यह उनके स्वयं के बारे में नहीं था, यह उनके परिवार की विरासत को संरक्षित करने के बारे में था। उस अखबार की रक्षा करने के बारे में उन्हें हर काम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे? जब आपकी डगर मुश्किलों से भरी होगी, तब क्या आपका ईगो आपको धोखा दे देगा या आप इसके बिना आगे बढ़ सकते हैं? जब हम कठिनाई का सामना करते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक कठिनाई जैसे संदेह, घोटालों, नुकसान, तब हमारा मित्र हमारा ईगो अपना असली रंग दिखाता है। नकारात्मक फीडबैक को अवशोषित करते हुए हमारा ईगो कहता है, मुझे पता था कि तुम यह नहीं कर सकते हो, तुमने कोशिश ही क्यों की? यह दावा करता है यह इसके लायक नहीं है, यह उचित नहीं है, यह किसी और की समस्या है। एक अच्छा बहाना बनाकर इस मामले से अपने हाथ क्यों नहीं धो लेते? यह हमें बताता है कि हमें इसे और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यह हमें बताता है कि समस्या का कारण हम नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, आपका ईगो आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक चोट में आपकी आत्मचोट को जोड़ देता है। जैसा कि एपिकुरस ने कहा है, आत्ममुग्धता के प्रति झुकाव रखने वाले लोग बिना परकोटे वाले शहर में रहते हैं। उसी तरह स्वयं के प्रति संदेह रखने वाले लोग भी लगातार खतरे में रहते हैं। जैसा कि एपिकुरस ने कहा है, आत्ममुग्धता के प्रति झुकाव रखने वाले लोग बिना परकोटे वाले शहर में रहते हैं। उसी तरह स्वयं के प्रति संदेह रखने वाले लोग भी लगातार खतरे में रहते हैं। भ्रम की भावना और उपलब्धियों का दंभ हमारे सुरक्षा कवच नहीं है, खासतौर पर तब नहीं है जब आपके पास विशेष संवेदनशील एंटीना है जिन्हें सिग्नल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जो आपके अस्थिर आत्मा अवधारणा के संतुलन को चुनौती प्रदान करते हैं। इस तरह जिंदगी जीने का तरीका एक दयनीय तरीका है। वॉल्श ने जब सैन फ्रांसिस्को 49ers टीम को संभाला था, उससे पहले उस टीम का प्रदर्शन था 2 जीत और 14 हार। मुख्य कोच और महाप्रबंधक के रूप में उनके पहले वर्ष के कार्यकाल के बाद भी उस टीम का प्रदर्शन था 2 जीत और 14 हार। क्या आप उस निराशा की कल्पना कर सकते हैं? उस पहले वर्ष में किए गए सारे बदलावों और सारे कार्यों के बावजूद बिल्कुल वही परिणाम जो उस पूर्व कोच ने दिए थे, जिसे अक्षम व कम कार्यकुशल माना जाता था। इस तरह के परिणामों को देखकर हम में से अधिकांश लोग ऐसा ही सोचेंगे और इसके बाद हम शायद दूसरे लोगों को दोष देना शुरू कर देंगे। वॉल्श ने महसूस किया कि टीम प्रगति कर रही है या नहीं। इसका सही आकलन करने के लिए उन्हें टीम के हार जीत के रिकॉर्ड से परे देखने की जरूरत है। वे मानते थे कि उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि गेम कैसे खेले जा रहे थे, किस प्रकार टीम की प्रगति के लिए समझदारीपूर्ण फैसले किए जा रहे थे और संगठन के भीतर किस तरह के बदलाव किए जा रहे थे। 2 सत्रों के बाद उन्होंने सुपर बाउल जीता और उसके बाद वे कई और चैंपियनशिप जीते। जब कोई व्यक्ति अपने निम्नतम बिंदु पर होता है या गंभीर संकटों का सामना कर रहा होता है, तो सफलता प्राप्त करना या जीतना एक असंभव लक्ष्य जैसा महसूस हो सकता है। हालांकि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्तमान परिस्थितियों से परे देखने और बेहतर भविष्य की कल्पना करने की क्षमता होना आवश्यक है। जैसा कि गोएथे ने एक बार कहा था, सबसे बड़ी असफलता वह है जब आप अपने आप को अत्यधिक महत्व देते हुए खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करते हैं और साथ ही खुद को अपने वास्तविक मूल्य से कम आंकते हैं।
दूसरे शब्दों में गोयते के अनुसार अपने स्वयं के बारे में एक अतिशयोक्तिपूर्ण दृष्टिकोण रखना और अपने सच्चे मूल्य को कम करके आंकना एक बहुत बड़ी विफलता है। 70 और 80 के दशक के अंत में कैथरीन ग्रैम द्वारा स्टॉक बायबैक का निर्णय एक अच्छा रूपक हो सकता है। अक्सर स्टॉक बायबैक के फैसले विवादास्पद होते हैं। वे आमतौर पर ऐसी कंपनी द्वारा लिए जाते हैं जिसकी प्रगति में ठहराव आ जाता है या जिसकी विकास दर गिरने लग जाती है। बायबैक के साथ सीईओ एक अविश्वसनीय संदेश देने का प्रयास करते हैं। कैथरीन कहती हैं, बाजार गलत है, इसके द्वारा हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा गलत मूल्यांकन किया जा रहा है और यह स्पष्ट रूप से इतना कम है कि हम बाजार को गलत साबित करने के लिए कंपनी की कीमती नकदी को दांव पर लगाने जा रहे हैं। बहुत बार बेईमानी या अहंकारी सीईओ कंपनी के शेयर वापस खरीद लेते हैं क्योंकि वे भ्रमित होते हैं या इसलिए कि वे शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाना चाहते हैं। इसके विपरीत डरपोक या कमजोर सीईओ खुद पर दाव लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं और कैथरीन के मामले को देखा जाए तो उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया था। बफेट की मदद से वह निष्पक्ष रूप से देख सकती थी कि बाजार ने कंपनी की संपत्ति का सही मूल्यांकन नहीं किया था। वह जानती थी कि नकारात्मक प्रचार और कंपनी के सीखने की अवस्था आदि सभी कारकों ने स्टॉक की दबी हुई कीमत को और कम करने में योगदान दिया था, जिसने उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को भी कम कर दिया था, किंतु साथ ही कंपनी के लिए एक बड़ा अवसर भी निर्मित कर दिया था। सीखने की अवस्था उस समय और संसाधनों को संदर्भित करती है जिन्हें कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं को विकसित करने और सुधारने के लिए और अपने संचालन में अधिक कुशल और प्रभावी बनने के लिए निवेश करती है। एक छोटी अवधि में उन्होंने कंपनी के लगभग 40% शेयरों को बहुत कम कीमत पर खरीद लिया और वह कीमत उन्हीं शेयरों की कुछ समय बाद की कीमत का एक छोटा सा अंश भर थी। कैथरीन ग्रैम ने लगभग $20 प्रति शेयर के मूल्य पर जो स्टॉक खरीदा था वह एक दशक से भी कम समय बाद $300 प्रति शेयर से अधिक मूल्य का हो गया था। ग्रैम और वॉल्श ने क्रमशः अपनी कंपनी की संपत्ति के मूल्य का उचित मूल्यांकन करने और टीम की प्रगति का सही आकलन करने के लिए आंतरिक मैट्रिक्स पर भरोसा किया, जिसकी बदौलत वे अपनी कंपनी व टीम की सही प्रगति का मूल्यांकन और आकलन करने के लिए सबसे सही स्थिति में थे, जबकि बाहर हर कोई विफलता या कमजोरी के कथित संकेतों से बहुत ज़्यादा विचलित था। यही वे तरीके हैं जो कठिनाइयों का सामना करते समय हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हो सकता है कि आपको उस कॉलेज में प्रवेश न मिल पाए जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते थे। हो सकता है कि आपको उस परियोजना के लिए नहीं चुना गया हो जिस पर आप काम करना चाहते थे, या हो सकता है कि प्रमोशन की सूची से आपका नाम हटा दिया गया हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जिस नौकरी को आप चाहते हैं उसे पाने की प्रतियोगिता में आपको हरा देता है, जिस घर का आप सपना देखते हैं उसके लिए आपसे सबसे ज़्यादा बोली लगा देता है और आपको लगता है कि जिस अवसर पर सब कुछ निर्भर करता है उस अवसर पर आपको पछाड़ देता है। यह कल हो सकता है, यह अब से 25 साल बाद हो सकता है, यह सिलसिला 2 मिनट या 10 साल तक चल सकता है। हम जानते हैं कि हर कोई असफलता और प्रतिकूलता का अनुभव करता है। हम जानते हैं कि हम सभी गुरुत्वाकर्षण और औसत के नियमों के अधीन हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सभी को अनेकों बार समस्याओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि प्लूटार्क ने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है, भविष्य हम में से प्रत्येक आदमी पर अनेकों अज्ञात खतरों, चुनौतियों और जोखिमों के साथ आक्रमण करता है। इन सभी कठिनाइयों और खतरों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, इनसे जूझते हुए आगे बढ़ना। दूसरे शब्दों में, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हर किसी को असफलता और विपत्ति का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों से पार पाने का एकमात्र तरीका उनका डटकर सामना करना है। विनम्र और मजबूत व्यक्तियों को इन परेशानियों से वैसी परेशानी नहीं होती जैसी अहंकारी लोगों को होती है। वे कम शिकायतें करते हैं और वे आत्मदया या आत्मसंदेह से पीड़ित भी नहीं होते हैं। इसके बजाय वे विनम्रता और मजबूती, लचीलेपन और अडिग धैर्य का प्रदर्शन करते हैं। उनके लिए दया व सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। उनकी पहचान को खतरा नहीं है। उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए निरंतर सत्यापन या बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है और वे अपना धैर्य खोए बिना चुनौतियों से निपटने में सक्षम होते हैं। यही वे विशेषताएं हैं जिन्हें हम चाहते हैं। केवल सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें
जो मायने रखता है वह यह है कि जीवन हमें जो कुछ भी देता है हम उसका सामना कैसे करते हैं और हम इसे कैसे पार करते हैं। दूसरे शब्दों में अंततः जो मायने रखता है वह यह नहीं है कि हम सफल होते हैं या असफल होते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं उनसे हम कैसे निपटते हैं या हम उनसे कैसे पार पाते हैं। थैंक यू।